हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सही होंगे। आज हम पढ़ाएंगे शब्द। तो जो हमारी व्याकरण की सीरीज चल रही है उसमें मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। और आज जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं क्रम अनुसार, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है शब्द। यानी शब्द किसे कहते हैं, किस प्रकार के शब्द होते हैं जो हम जैसे किताबों में पढ़ते हैं या कहीं भी लिखा हुआ होता है, उसकी वैरायटी कितनी है, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं। तो इनमें से एक दो सवाल पूछा जाता है। तो आज का हमारा देखते हैं शब्द, यानी शब्द किसे कहते हैं और क्या होते हैं, देखते हैं। तो शब्द जो है दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ होता है। जैसे मैं यदि यहाँ पर लिखता हूँ, मैं घर मैंने लिख दिया। जैसे ही मैंने घर लिखा तो घर को आपके पढ़ने के साथ ही आपके दिमाग में घर का चित्र आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इस शब्द को पढ़ते ही आपके दिमाग में चित्र आ जाएगा कि हाँ घर ऐसा होता है, हम घर को जानते हैं। यानी शब्द में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि हम उसको देखते यानी पढ़ते ही हमें उसका चित्र हमारे दिमाग में आ जाता है, घर। इसी प्रकार से पानी, यदि मैं पानी कहूँ तो पानी के आपके दिमाग में स्मृति आ जाती है एकदम से। रोटी कहूँ रोटी की आ जाएगी, दूध की, उसी प्रकार से सबकी। यदि शब्द को हम उसको देखते हैं तो एकदम से उसकी स्मृति हमारे दिमाग में फिट हो जाती है कि हाँ वो जो है इस प्रकार से होता है। अब देखते हैं, ये तो हमारे सार्थक हो गए, यानी जिसका कोई अर्थ होता है। ठीक है, जैसे हाथी कहूँ तो हाथी का चित्र आपके दिमाग में आ जाएगा। तो ऐसे शब्द जिनको पढ़ने के हमें एक साथ मतलब कोई चित्र आ जाता है तो उसे हम सार्थक कहते हैं। अब देखते हैं आगे निरर्थक। निरर्थक जैसे घर या पानी। अब देखते हैं, जैसे मैंने पानी कहा तो पानी का आपके दिमाग में चित्र आ गया कि हाँ पानी ऐसा होता है, उसे हम पीते हैं। लेकिन यदि हम इसके साथ में कहूँ कि वानी, कि जैसे आपके यहाँ कोई आता है कि भाई पानी वानी तो पिलवाओ, तो पानी तो लाएंगे, वानी कहाँ से लाएंगे, वानी कहाँ से लाएंगे कि भाई रोटी वोटी लाओ। अब रोटी कहेंगे तो उसका चित्र हमारे दिमाग में आ गया, लेकिन मोटी क्या होता है उसे पता नहीं हमारे दिमाग में। तो वानी भी ऐसा ही है, पानी के यदि हम पढ़ेंगे तो पानी हमारे दिमाग में आ जाएगा, लेकिन वानी क्या है उसका समझ में नहीं आया। तो जिनका कोई अर्थ नहीं होता उन्हें हम निरर्थक कहते हैं। ठीक है, तो जिनका कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें हम निरर्थक कहते हैं। आगे देखते हैं, जो हमारे सार्थक शब्द होते हैं यानी जो अर्थ वाले होते हैं, निरर्थक को हमने छोड़ दिया है क्योंकि उनका कोई मतलब नहीं होता। तो अब देखते हैं हम इसे सार्थक को। यानी सार्थक जो हमारे शब्द होते हैं वो मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, नंबर 1 बनावट के आधार पर, नंबर 2 उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 3 अर्थ के आधार पर और नंबर 4 विकार के आधार पर। ठीक है, तो जो हमारे सार्थक शब्द हैं वो चार प्रकार के होते हैं, बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और विकार के आधार पर। ठीक है, तो ये हमारे चार प्रकार के हमारे शब्द होते हैं। अब उसे देखते हैं आगे के इन्हें और कितने भागों में बांटा गया है। सबसे पहले देखते हैं हम बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर यानी शब्द की जो बनावट होती है वो कैसी होती है, देखते हैं बनावट के आधार पर। सबसे पहले आता है हमारा रूढ़। रूढ़ या रूढ़ी शब्द जिन्हें कहते हैं, रूढ़ी शब्द। रूढ़ी शब्द ऐसे होते हैं जिनको तोड़ने पर उनका कोई अर्थ न निकलता हो। जैसे मैं देखता हूँ, इसमें देखिए जल। जल जो है, यदि जल है उसका कोई अर्थ है, लेकिन यदि हम इसमें से जय को अलग कर दें और लय को अलग कर दें तो जय का कोई मतलब नहीं, लय का कोई मतलब नहीं। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे हाथी है, हाथी यदि हा अलग कर दें और थी अलग कर दें तो इसका कोई मतलब नहीं।
यानी ऐसे शब्द जिनके टुकड़े होने पर कोई अर्थ ना निकलता हो उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे घर है, घर का कहते हैं घ और प्लस रे, यानी इसका कोई मतलब, यानी घ का कोई मतलब नहीं, रे का यहाँ पे कोई मतलब, यानी ऐसा शब्द जिसके टुकड़े होने पर उसका कोई अर्थ न निकले उन्हें हम रूढ़ी शब्द कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा यौगिक, नंबर 2 आते हैं इसमें यौगिक। यौगिक, यौगिक का मतलब होता है जो योग से बने हुए होते हैं, जो योग से बने हुए होते हैं। जैसे देखते हैं यहाँ पे विद्यालय, विद्यालय, तो विद्यालय जो शब्द है ये योग से बना हुआ है। जैसे विद्या प्लस आल्य। ठीक है, तो यौगिक शब्द जो जोड़कर बना हुए होते हैं उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय है, रसोई घर है, शौचालय है, पुस्तकालय है, ये सारे जो होते हैं हमारे वो यौगिक शब्द होते हैं। ठीक है, यौगिक मतलब दो का जुड़ा जिनके तोड़ने पर भी कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं, जो दो के मिलने से बने हुए होते हैं। नंबर 3 इसमें आता है हमारा योग रूढ़। ठीक है, योग रूढ़, योग रूढ़ या योग रूढ़ी भी कह सकते हैं इन्हें। ठीक है, एक ही बात है, योग रूढ़ या योग रूढ़ी। ऐसे शब्द जिनको लिखने पर किसी अन्य की स्मृति आती है। जैसे बहुब्रीहि समास के उदाहरण, जैसे बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं वो सारे योग रूढ़ी के अंतर्गत आते हैं। जैसे देखते हैं हम दशानन। ठीक है, दशानन, जैसे हमने दशानन लिखा तो आपके दिमाग में एकदम स्मृति आती है रावण की। ठीक है, दशानन है या लंबोदर है, नीलकंठ है, वो सारे जो हैं इसमें हमारे, यानी जितने भी बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं वो सारे हमारे योग रूढ़ी में आते हैं। तो नंबर 1 रूढ़ी शब्द जिसके टुकड़े होने पर कोई अर्थ ना निकले, यौगिक शब्द जो दो के मिलने से बना हुआ होता है, और रूढ़ी शब्द जिसका कोई अन्य अर्थ होता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अगला नंबर उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, यानी शब्दों का जो यहाँ पे वर्गीकरण किया गया है वो उत्पत्ति के आधार पर है। यानी जो दूसरा नंबर आता है सार्थक शब्दों के जो हमारे 4 प्रकार थे उनमें दूसरा है वो उत्पत्ति के आधार पर। देखते हैं यहाँ पे, जैसे नंबर 1 तत्सम। तत्सम, तत्सम शब्द उन्हें कहते हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं। ऐसे शब्द जो संस्कृत से लिए गए हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि है, दुग्ध है, ठीक है, ग्रह है, तो ये सारे जो पुराने शब्द हैं यानी जो संस्कृत से लिए गए हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं तद्भव। तद्भव, तद्भव शब्द वो होते हैं जिनका रूप अब हमने उनका बना दिया है, यानी पहले से अब जिन्हें हम रूप में जानते हैं उन्हें हम तद्भव कहते हैं। जैसे अग्नि को क्या कहते हैं? आग। ठीक है, अग्नि को आग कहते हैं। तो ये तत्सम यानी संस्कृत के शब्द, तद्भव जो हमने उन्हें अब इस नाम से जानते हैं, यानी वो हिंदी में बोले जाते हैं इस प्रकार से। जो तत्सम है वो संस्कृत के शब्द हैं और जो तद्भव है वो हिंदी के शब्द, यानी जिन्हें हम अब उन नाम से जानते हैं, यानी नए शब्द। इसका मतलब है ये पुराने शब्द और ये नए शब्द, इस प्रकार से भी जान सकते हैं। अब देखते हैं अगला है देशज। देशज, देशज का मतलब देशी शब्द जिनके किसी भी भाषा से उत्पत्ति नहीं हुई है, जिन्हें हम अपने आप ही किसी नाम से जानने लगते हैं। ठीक है, जिन्हें हम अपने आप ही किसी नाम से जानने लगते हैं।
जैसे देसा शब्द, जैसे खिचड़ी, जैसे खिचड़ी, पेट, पेट, पेट आदि। ठीक है, जैसे खिचड़ी, पेट आदि, यानी ऐसे शब्द जो होते हैं। जैसे एक मान लीजिए बिटोड़ा है, आम भाषा में जैसे गांव में बोलते हैं, जो गोबर जिसमें उपले लगाए जाते हैं उसे बिटोड़ा कहते हैं, तो वो भी हमारा जो है देसा शब्द है। ठीक है, जैसे गोसा है, कहीं उपला है, कहीं कंडा, इस प्रकार से उसके नाम अलग अलग बदल दिए जाते हैं। तो ये होते हैं देसी शब्द। ठीक है, इन्हें देसी शब्द कहते हैं, जिनकी उत्पत्ति कहीं से नहीं हुई है, बस अपने आप ही ऐसे पहचान लिए कि हाँ ये है, बस उसी आधार पर इसे जो है कहना शुरू कर दिया। अगला नंबर आता है विदेशी शब्द। विदेशी जो विदेशों से आए हैं, इसमें अंग्रेजी के, पुर्तगाली के, फारसी के, अरबी के, उर्दू के जो विदेशों से आते हैं। जैसे डॉक्टर है, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर क्या है, अंग्रेजी का शब्द है। जैसे आलपिन है, गमला है, ये पुर्तगाली शब्द हैं। जैसे उर्दू के हैं, कफन है, हमारे ये सारे हमारे विदेशी शब्द कहलाते हैं। और विस्तार पूर्वक जब पढ़ेंगे, जब हम इसका अलग एक वीडियो बनाएंगे तत्सम तद्भव का, इनका जो हमारे शब्द हैं उसमें, और हम इनका विस्तार से जानेंगे कि इनकी क्या क्या पहचान होती है, क्योंकि बहुत सारे होते हैं, इन्हें हम याद नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारे उत्पत्ति के आधार पर हुए सारे 4 प्रकार के तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी जो है, ये उत्पत्ति के आधार पर हमारे होते हैं। अब देखते हैं आगे। अगला है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर यानी अर्थ, यानी शब्द में जो हमारे जो एक तरीके की शक्ति होती है, जिसे शब्द शक्ति भी बोलते हैं, उसे हम कितने प्रकार से करते हैं। जैसे हमारा एक होता है अभिधा। ठीक है, क्या होगा, अभिधा। अभिधा का मतलब होता है जिससे केवल शब्द के पढ़ने से ही स्मृति हमारे बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाए। जैसे मैं बोलूं घर, ठीक है, तो घर में कोई घुमा फिरा कर अर्थ नहीं है, केवल ये सीधा सीधा अर्थ है घर। ठीक है, तो घर बोलते एकदम आपके दिमाग में इसका अर्थ पता लग गया कि हाँ घर ऐसा होता है उसे। जैसे पानी है या कुछ भी बोले हम, यदि उसका एकदम से अर्थ हमारे दिमाग में आ जाता है, उसके अर्थ को हम भले प्रकार से समझ जाते हैं, तो वहाँ पर उसे अभिधा अर्थ कहते हैं या अभिधा शब्द शक्ति बोलते हैं। नंबर 2 आता है लक्षणा। क्या आता है नंबर 2, लक्षणा। लक्षणा का मतलब होता है किसी के विशेष लक्षणों को दूसरे पर आरोपित करना। किसी के लक्षणों को दूसरे पर आरोपित करना। जैसे यदि हम किसी को बार बार कुछ चीज़ पढ़ा रहे हैं, 4-5 बार यदि हमने उसे पढ़ा दिया है और उसके समझ में नहीं आता है, तो हम कैसे कहेंगे कि अरे गधे तेरी समझ में नहीं आया, तो वो गधा थोड़ी हो गया, तो गधे के लक्षणों को उस पर आरोपित किया गया है। ठीक है, तो यदि किसी के लक्षणों को किसी पर आरोपित किया जाता है, जैसे कभी कभी कोई काम किसी से बिगड़ जाता है तो कहते हैं कि पागल है तो ऐसा काम क्यों कर रहा, तो पागल थोड़ी है, तो पागल जैसा उसने काम किया है, यानी पागल के लक्षणों को उस पर आरोपित किया गया है, तो वहाँ पे होती है लक्षणा। तो यहाँ पे शब्द शक्ति लक्षणा होती है यदि किसी के लक्षणों को दूसरों पर आरोपित किया जाता है। एक होती है नंबर 3 व्यंजना। नंबर 3 व्यंजना। व्यंजना में होते हैं जिसका अर्थ हम कुछ और, यानी कहता कुछ और है कहने वाला, और उसका अर्थ हम कुछ और अपने दिमाग से लगाते हैं, यानी अपने आप उसमें से प्लस कर देते हैं, अपने आप उसमें जोड़ देते हैं कि ये क्या कहने वाला है। जैसे यदि किसी व्यक्ति ने आपसे ये कहा कि बहुत प्यास लगी है, तो आप क्या करेंगे, अपने दिमाग की समझ से उसे पानी ला कर देंगे। ठीक है, तो पानी को तो नहीं कहा उसने, क्या कहा था कि बहुत प्यास लगी है, इतना ही तो कहा था, लेकिन आपने उसे पानी ला के दिया। तो क्यों ला के दिया, क्योंकि उसका उन शब्दों का अर्थ आपने अपने व्यंजना से, अपने दिमाग से उसका लगाया कि ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो ये व्यंजना का मतलब होता है
कि यदि कोई व्यक्ति कुछ कहता है और उसका अर्थ हम कुछ और लगा लेते हैं तो वहाँ पर व्यंजना होते, यानी अपने दिमाग से उसको जोड़ते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है, यानी शब्दों का अर्थ हम अपने विवेक से भी उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो उसे हम, जैसे यदि कोई आपसे कहे कि बहुत ठंड लग रही है, तो अब क्या करेंगे? बहुत ठंड लग रही है का मतलब या तो आप उसे चाय बना कर देंगे या गर्म कपड़े ला कर देंगे, इस प्रकार से। तो जो अपने विवेक से सोचते हैं हम उसे क्या कहते हैं? जैसे मान लिया आपके घर में कोई मेहमान आया है और आप घर के अंदर हैं या पढ़ रहे हैं या छत पे हैं, खेल रहे हैं बाहर, तो किस प्रकार से आपकी जो माँ है वो आवाज़ लगाती है, क्या आ जा, कि वो तेरे मामा आए हैं। तो क्या कहते हैं? बुलाती नहीं है वो आपको, इतना कहती है कि तेरे मामा आए, लेकिन आप अपने आप उतर कर आ जाते हैं, उसे पानी पिलाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका अर्थ अपने दिमाग से आपने लगा लिया है। ठीक है, तो उसे व्यंजना कहते हैं। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। नंबर 4, विकार। विकार यानी शब्दों में विकार होता है और नहीं होता है, यानी जिसे कहते हैं विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द और अविकारी शब्द कैसे होते हैं आप इस सेंटेंस के माध्यम से जानेंगे। जैसे विकारी शब्द, विकार यानी जिसमें लिंग पुरुष बदलने पर विकार उत्पन्न हो जाता है। जैसे मैं देखता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं राधा तेज दौड़ती है। राधा तेज दौड़ती है। ठीक है, राधा तेज दौड़ती है। अब देखते हैं इसमें, मैं यहाँ पे राधा है, यहाँ की जगह हम कुछ और लिखते हैं, यानी इसका लिंग चेंज करते हैं। जैसे मोहन तेज दौड़ता है। मोहन तेज दौड़ता है। ठीक है, मोहन तेज दौड़ता है। अब देखते हैं इसमें क्या है कि यहाँ पे राधा यानी क्या है? स्त्रीलिंग है, और यहाँ पे मोहन क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, तो लिंग बदल गया, दोनों का लिंग बदल गया। अब देखते हैं इसमें एक शब्द देखता है कि तेज। ठीक है, तेज एक सा है, यहाँ पे दौड़ती है, यहाँ पे दौड़ता है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ठीक है, तो विकारी शब्द वे जिसमें परिवर्तन हो गया। तो विकारी शब्द कौन कौन से हैं? दौड़ती है, दौड़ता है, ये तो हो गए हमारे विकारी शब्द। और जिसमें परिवर्तन नहीं हुआ, जैसे तेज और है, इन्हें बोलेंगे हम अविकारी शब्द। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अविकारी। अविकारी शब्द कौन से हो गए हमारे? अविकारी शब्द हैं हमारे तेज और है, यानी क्योंकि इनका किसी भी प्रकार से इसमें परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, तो अविकारी शब्द और विकारी शब्द उसे कहते हैं, यानी विकारी शब्द जिनमें परिवर्तन हो जाता है, अविकारी शब्द जिनमें परिवर्तन नहीं होता है। एक उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे घोड़ा घास खाता है। घोड़ा घास खाता है। ठीक है, घोड़ा घास खाता है, यहाँ पे क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन यदि हम इसको बदलेंगे तो किस प्रकार से बदलेंगे? जैसे कुछ और लिखेंगे, जैसे भैंस लिख दें। भैंस घास खाता तो नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे खाती है। ठीक है, भैंस घास खाती है, घोड़ा घास खाता है। तो यहाँ पे किसमें परिवर्तन हुआ? खाता और खाती में। तो ये क्या है हमारे? ये विकारी शब्द हैं, और जिनमें परिवर्तन ना हुआ उसमें क्या है? हम उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे ये क्या है? घास। तो घास क्या हुई? इसमें हमारे अविकारी शब्द हुआ। ठीक है, तो जिसमें परिवर्तन हो गया
उसे अविकारी नहीं, जिसमें परिवर्तन होगा उसे विकारी, और जिसमें परिवर्तन नहीं हुआ उसे अविकारी शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो है हमारे ये अविकारी शब्द हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। तो शब्दों को ठीक प्रकार से देखें, और यदि आपके समझ में आ गया, ये समझ में भली प्रकार से हमारी सीरीज आ रही है, उसे देखते रहें। तो मैं आशा करता हूँ कि भली प्रकार से आपके समझ में आ रहा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं फिर, बाय।